जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग सब खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में खूब व्यस्त होंगे बच्चों। तो आइए बच्चों, ये गद्य साहित्य का इतिहास की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं छायावादोत्तर युगीन गद्य क्या है। छायावाद में कौन कौन, छायावादोत्तर युगीन गद्य में किस किस कवियों का योगदान रहा हमारे गद्य साहित्य के विकास में। तो चलिए बच्चों, सब प्रारंभ करते हैं। आपका ये जो कक्षा 11 का जो छायावादोत्तर युगीन गद्य है बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। और हमारे इस वीडियो से बच्चों आपको क्या कहते हैं, क्लास 9 से लेके 10 तक, क्लास 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेज ये के क्या कहते हैं सिलेबस जो भी है बच्चों, वो पूरा का पूरा हमारे इस चैनल से डे बाय डे आपको अपलोड किया जा रहा है। आप निरंतर इसको पढ़ते रहिए और निरंतर ध्यान में रखिए बच्चों। आपको 9 to 12 निरंतर हम पढ़ा रहे हैं। पर डे आपका हर एक क्लास क्या कहते हैं क्लास का जो चैप्टर वाइज बच्चों हम डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। आप इसको ध्यान से पढ़िए और इसका लाभ उठाइए बच्चों, ज्ञान अर्जन करिए। गुरु जहां से भी मिले, क्या कहते हैं कि जात ना पूछिए गुरु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो आप ज्ञान का लाभ उठाइए बच्चों। और अब हम आइए इन वाक्यों के साथ छायावादोत्तर युगीन की गद्य के रचना और रचनाकारों, उनकी विशेषताओं के बारे में आगे बढ़ते हैं। और आगे चलने से पहले बच्चों थोड़ी सी छोटी सी रिक्वेस्ट। जी हाँ बच्चों, आप जानते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करने का प्रयास करें और वीडियो को लाइक भी करें बच्चों। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा ये छायावादोत्तर युगीन के कवियों का सर्वांगीण विकास इसी युग में हुआ है बच्चों। क्या सर्वाधिक विकास हमारा कहाँ पर हुआ है? ये इसी युग में महत्वपूर्ण गद्य लेखकों की लेखन शैली के साथ हुआ है। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं छायावादोत्तर युग में हम हजारी प्रसाद द्विवेदी को पकड़ेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों में बड़ा ही कंफ्यूजन होता है जब ये क्वेश्चन पूछता है क्या कि जो द्विवेदी युग की शुरुआत है वो किसके नाम पर रखा गया है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर रखा गया है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है इसमें। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए कि महा कहाँ पर लगा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो महावीर होगा ना उसी के तो नाम पर कोई किसी युग का नाम रखा जाएगा। बस ऐसे ट्रिक से पकड़ लीजिए, ट्रिक कि जो महावीर होगा उसी के नाम पर युग का नाम रखा जाएगा। तब बच्चों अगर क्वेश्चन आ गया कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर रखा गया, तो आप बताएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। तो इसी तरह से चर्चा बनाते रहेंगे बच्चों, लिंक को एक दूसरे से जोड़कर बताते रहेंगे ताकि चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएं। अब आइए बच्चों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो विशेषताएं हैं क्या क्या है। ये बड़े ही पांडित्य भाव के थे, मतलब चिंतन योग्य थे, बौद्धिक क्षमता इनमें अधिक थी, बुद्धिमान थे कहने का अर्थ है। और ये सहजता और सरलता का समन्वय था इनके अंदर। मतलब ये जो भाषा रचना अपना लिखते थे काफी सहज और सरल में लिखते थे ताकि आम जनता चीजों को अच्छे से समझ सके। अब देखिए बच्चों, शांति प्रिय द्विवेदी ये प्रभाव ग्रहणी प्रज्ञा और भावोच्छ्वसित शैली का प्रयोग करती हैं। देखिए बच्चों, प्रभाव ग्रहणी और शांति प्रिय। ग्रहणी कौन है, शांति प्रिय कौन रहती हैं, गृहिणी रहती हैं। बस ऐसे टिक से जोड़िए कि गृहिणी कैसी रहती है, शांत प्रिय रहती है। भाग या मान लीजिए। वैसे इतना डीप क्वेश्चन पूछेगा नहीं बच्चों, बस हम आपको जानकारी आपके दिमाग में बनी रहे, चीजें हर चीज जाननी चाहिए। जरूरी नहीं कि जो हमारे परीक्षा में आए बस हम वही जाने। हमारी परीक्षा में जो आएगा उसको अच्छे से याद करने के लिए, हमारी परीक्षा में जो ना बनने का संभावना हो उसको भी हमको समझना चाहिए। तो आगे चलते हैं बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर की तरफ बढ़ते हैं। ये कैसे हैं बच्चों, तो ये विचारशील हैं, विषय वैविध है और व्यक्तित्व व्यंजना है इनमें। इनमें ओज और वीर रस की प्रधानता है इनके कविताओं में, इनकी रचनाओं में। भगवती चरण वर्मा को देख लेते हैं। इनका सहज व्यवहारिक प्रवाहपूर्ण है भाषा शैली। उसके बाद देखिए बच्चों, जैनेन्द्र को देख लेते हैं। दार्शनिक मुद्रा और मनोवैज्ञानिक निगूढ़ता इनमें। आज्ञा तो बच्चों बौद्धिकता के प्रतीक है, ध्यान रखिएगा। आज्ञा किसके प्रतीक है, बौद्धिकता के।
बस उसके बाद में डॉक्टर नगेंद्र को देखिए तर्क प्रधान है बच्चों, इनका शैली कैसा है, विश्लेषण परक है और आत्मविश्वासी है। राम वृक्ष बेनीपुरी है बच्चों चित्रों, बच्चों ये चित्रों शब्दों के चित्रों के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। बनारसी राज चतुर्वेदी संस्मरण जीवनिया एवं रेखा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। वासुदेव शरण अग्रवाल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गरिमा के लिए प्रसिद्ध है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर राजनीतिक संस्मरण और रिपोर्टाज के लिए प्रसिद्ध है। राजनीतिक संस्मरण, संस्मरण तो ठीक है बच्चों, राजनीतिक संस्मरण और रिपोर्टाज के लिए प्रसिद्ध है कौन, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। अब देखिए बच्चों भगवत शरण उपाध्याय ये ऐतिहासिक घटनाओं का भावपूर्ण तरीके से जो चित्रण करने के लिए प्रसिद्ध है। लाला विद्यानिवास मिश्र को बच्चों ये क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण इनमें अधिक है। क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण इनमें अधिक है और लोक संपृक्त और आधुनिक जीवन बोध में इसके लिए प्रसिद्ध है। हरिशंकर परसाई को देख लीजिए बच्चों, ये व्यंग्यात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध है। व्यंग्यात्मक अर्थात हमेशा किसी बात को उल्टे तरीके से कहना। फणीश्वर नाथ रेणु ये ध्वनि बिंबों का समक्ष प्रयोग मतलब सक्षम है, ध्वनि बिंबों का प्रयोग करने में ये सक्षम है। धर्मवीर भारती आते हैं बच्चों, तो ये गंभीर और विचारपूर्ण है। अगर ये गंभीर और विचारपूर्ण नहीं होते तो किसी के कहनी अनकहनी का ध्यान ही देते। क्यों, ये कहनी अनकहनी का ध्यान नहीं दिए और क्या किए, हिमालय को कहाँ ठेले पर लाकर खड़ा कर दिए। याद कीजिए बच्चों, याद करने के लिए धर्मवीर भारती की रचना क्या है, कहनी अनकहनी, ठेले पर हिमालय, है ना, सूरज का सातवां घोड़ा, इस तरह से याद करने के लिए। शिव प्रसाद सिंह ये आंचलिक और लोक चेतना से संपृक्त क्या है, व्यापक मानवीय चेतना के वाहक के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। अब आते हैं हम लोग प्रयोगवाद युग या प्रगतिवाद युग की तरफ। तो प्रयोगवाद युग में बच्चों ये इसके प्रवर्तक जो है प्रयोगवाद के अज्ञ हैं। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञ है, समझ रहे हैं बच्चों। इन्होंने इनकी रचनाएं नदी के दीप जो कि उपन्यास और कोठरी की बात, यहाँ ठा रहेगा बच्चों, कोठरी की बात यहाँ पर ठा रहेगा। कोठरी की बात और क्या कहते हैं, शरणार्थी कहानी, ये इन्होंने लिखा है। शरणार्थी जो कि कहानी है, कोठरी की बात और शरणार्थी, और उसके बाद ये जो नदी के दीप है ये बच्चों उपन्यास है अज्ञे जी द्वारा। यह कहानी को इसे ब्रैकेट में कर लीजिए। अब आगे चलते हैं बच्चों, देखिए कथा साहित्य में मार्क्सवाद के समाजवाद और तथा फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद का विशेष प्रभाव पड़ा है। कहाँ पर, कथा साहित्य में। और रचनाओं में पीढ़ी का जीवन संघर्ष है, आकांक्षाएं हैं, कुंठाएं हैं, विद्रोह है। जैसे जो प्रगत से प्रयोगवाद की बता रहे हैं, इसमें समझिए बच्चों, जो प्रयोगवाद में लेखकों ने जो रचनाएं लिखी हैं उनमें क्या है, तो उनमें जीवन के सामान्य मानव के जीवन के संघर्ष को दिखाया गया है, उनकी आकांक्षाओं इच्छाओं को दिखाया गया है, उनकी दुख विद्रोह वेदना कुंठाओं को दर्शाया गया है, विद्रोह की भावना, अधिकार के लिए विद्रोह की भावना को दर्शाया गया है, और जीवन मूल्य की तलाश और प्रयोग धर्मिता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है इन सब की रचनाओं में। किसके, प्रयोगवादी अर्थात प्रगतवादी। जैसे बच्चों शेखर एक जीवनी है अज्ञे की, बहती गंगा है, सूरज का सातवां घोड़ा है धर्मवीर भारती की। तो ये सब क्या है, अब देखिए बच्चों थोड़ा सा और याद दिलाने के लिए हम आपको और जिक्र कर लेते हैं। आपका जो ये छायावाद युग है ना, छायावाद के युग के बाद आता है प्रगतवादी या प्रयोगवादी युग। तो जो छायावाद युग है ये कल्पना पर विशेष रूप से है। प्राकृतिक सौंदर्य, काल्पनिक भावनाएं जैसे झरना, पानी, आसमान, सितारे, इस सब को कल्पना करते हुए बहुत ही अच्छे सुंदर भाव से प्रकृति का चित्रण करके इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। कौन, छायावादी के कवियों ने। लेकिन वहीं पर इसका उल्टा हो जा रहा प्रयोगवाद में। ये बच्चों क्या करें, यथार्थता पर इनका जो क्या है रचनाएं आधारित है। यथार्थता जैसे वर्तमान के समय में जो मनुष्य थे, जीवन चल रहा था समाज में, उनमें कैसे संघर्ष थे, कैसी वो जीवन, लोगों के जीवन की आकांक्षाएं थी, दुख थे, कुंठाएं थी, और जो पीड़ा वेदना में थे, अपने मतलब अधिकार के लिए विद्रोह की जो भावनाएं थी, उसको साफ साफ अपनी अपनी रचनाओं में सब कवियों ने, लेखकों ने प्रस्तुत किया है। तो अब आइए बच्चों, हमें विश्वास है आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए गद्य की विविध विधाएं अर्थात विभिन्न प्रकार, कई प्रकार की विधाएं किसकी, गद्य की। अब देखिए बच्चों गद्य की विविध विधाएं हैं क्या, यही है बच्चों। देखिए नाटक, निबंध, नाटक, एकांकी, आलोचना, उपन्यास, कहानी, यात्रा, वीरितात्मक कथा, जीवनी, रिपोर्टाज, रेखा, संस्मरण, लघु कथा, है ना बच्चों। ये सब क्या है,
विविध विधाएं हैं, इसको क्या कहा जाता है, विधा कहा जाता है। अब आगे अब पहली विधा देखिए बच्चों, नाटक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नाटक की उत्पत्ति नटराज से हुई है, जिसका अर्थ सात्विक भावों का प्रदर्शन से हुआ है। और क्योंकि ये अभिनय के द्वारा मतलब नट से अभिनीत हुआ, इसलिए इसको नाटक कहा गया है। नाटक एक दृश्य काव्य है। आप जानते हैं नाटक कहाँ रंगमंच पे दिखाया जाता है, मंच होता है इसका, वहां पर विभिन्न प्रकार से किसी न किसी रोल को मतलब समाज में क्या हो रहा है उसको नाटक के माध्यम से दिखा दे रहे हैं। हमारा जो पौराणिक जो अवधारणा है उसको नाटक के माध्यम से दिखा दे रहे हैं। हमारे समाज में जो समस्याएं हैं, जैसे खाद्य समस्याएं, जल पानी बिजली, इस सब की इसको भी नाटक के माध्यम से दिखा दे रहे हैं। तो इसी को कहते हैं बच्चों दृश्य काव्य। और श्रव्य काव्य होने के गुण भी इसमें, मतलब सुनने वाला भी गुण विद्यमान है, सिर्फ देखना ही नहीं है, इसमें सुनने को भी मिलेगा। और जिस नाटक में व्यंग, देखिए व्यंग सुरुचि, हास्य हो मतलब हास्यपुट हो, हास्यपुट देकर मतलब क्या, व्यंग मतलब उल्टा बोलकर, तीखा बोलकर, और बहुत व्यवस्थित ढंग से, सुरुचिपूर्ण ढंग से, मतलब हास्य भी हो उसमें, मतलब उसको देख के हंसी आ जाए, और व्यंग हो उसमें, जैसे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समस्याओं को प्रस्तुत किया जाता है, उद्घाटित किया जाता है। अभी हमने समझाया ना बच्चों कि जो भी समस्याएं होती हैं नाटक के माध्यम से। और यह कैसा होता है, प्रहसन होता है, मतलब हास्यप्रद होता है, प्रहसनात्मक होता है, अर्थात हास्य योग्य होता है, हंसने मतलब हंसी आती है इसको देख के, ऐसे उल्टा बोल के समाज की समस्याओं को दिखाते हैं। अब आइए बच्चों हम लोग चलते हैं हिंदी नाटक का विकास की परंपरा की ओर। मतलब जो हिंदी का नाटक है उसकी विकास की परंपरा कैसे आगे बढ़ी, कैसे नाटक का विकास हुआ। तो आप जानते हैं बच्चों, शुरुआत तो आपका भारतीय द्वीप से ही होता है, ये आपको हमने पहले जिक्र किया होगा, लेकिन और अन्य क्लासेस में हमने इसको जिक्र भी किया है कि भारतीय द्वीप से नाटक का विकास होता है। अब देखिए शुरुआत हो जाता है, शुरुआत यहीं से होता है, लेकिन जो प्रसाद युग होता है बच्चों, यहाँ पर विकास हो जाता है, मतलब अधिक से अधिक कवि लिखने लगते हैं नाटक को। जिधर देखो जिधर सब लोग नाटक ही लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए 15 पुस्तक लिखाना है तो उसमें से 12 पुस्तक तो सिर्फ नाटक पे ही लिखे हुए हैं सारे कवि, तो उसी को कहते हैं विकास। तो देखिए बच्चों, पहला आपका भारतीय युग, दूसरा द्विवेदी युग, फिर आता प्रसाद युग, जयशंकर प्रसाद के नाम पर प्रसाद उत्तर युग, उसके बाद समकालीन नाटक जो वर्तमान समय में चल रहे हैं नाटक। अब आइए बच्चों इसको हम अच्छे से समझते हैं, थोड़ा सा बड़ा करें और चीजों को देखें। नाटक के नाम को अब आपको ये याद करना होगा। तो देखिए बच्चों, ये हरिश्चंद्र, विद्या सुंदर चंद्रावली, ये हरिश्चंद्र के नाटक हो गए। क्या है बच्चों नाटक है? श्रीनिवास दास तप्त संवरण, तपता संवरण, प्रहलाद चरित, अयोध्या सिंह उपाध्याय परद्युम्न विजय, शालिग्राम लाल अभिमन्यु वध, सीताराम वर्मा विवाह विडंबन, काशीनाथ खत्री विधवा विवाह, राजा लक्ष्मण सिंह शकुंतला, ये अनुदित है बच्चों। अनुदित अर्थात ये शकुंतला किसका है? कालिदास जी का है। और लक्ष्मण सिंह ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका अपनी भाषा में, अलग भाषा में, चूंकि ये संस्कृत में है, और इसको हिंदी भाषा में अनुवाद किया। अब देखिए बच्चों, द्विवेदी युग के प्रमुख नाटक को हम देख लेते हैं। आइए देखिए बच्चों, द्विवेदी युग के प्रमुख नाटक, इसमें आते हैं कृष्ण प्रसाद प्रकाश सिंह पन्ना, बद्रीनाथ भट्ट चंद्रगुप्त, हरिदास माणिक संयोगिता हरण, जीवानंद शर्मा भारत विजय, बनवारी लाल कृष्ण कथा, कंसवध, माखन लाल चतुर्वेदी कृष्ण अर्जुन युद्ध। देखिए आप छिपा हुआ है लिंक, आप याद करना चाहे याद कर सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ माखन लाल चतुर्वेदी, यहाँ कृष्ण, माखन कौन तो खाता था? कृष्ण भगवान। बनवारी किसे कहा जाता है? कृष्ण को कहते हैं। जीवानंद शर्मा ने क्या लिखा? भारत विजय। क्योंकि जीव का आनंद कहाँ पर है? भारत में है। हमारे भारत में जितने जीव है सबको आनंद है। और देशों में और अन्य देशों में जाइए, देखिए कितनी दुर्दशा है बच्चों। वर्तमान समय में आप देखिए इजराइल में कितने भयंकर युद्ध हो रहे हैं, कितने मतलब आम जनता कितना दुखी हो रहा है, और हमारे भारत में ऐसा नहीं है। तो भारत में जो जीव रहेगा वो कैसा रहेगा? आनंदमय रहेगा। जीवानंद शर्मा भारत विजय, भारत का विजय की बात करते हैं कौन? जीवानंद शर्मा। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा लिंक करके आप बच्चों कुछ चीजों को याद करते रहिए। और हरिदास संयोगिता हरण, हरिदास ने हरण कर दिया संयोगिता का हरण, हरि याद करिए, लिंग जोड़िए हरण। ऐसे कहीं से कुछ भी
कोई अंक जुड़ जाए, कोई शब्द जुड़ जाए तो जोड़ लीजिए, जैसे हरड़ हरी। अब देखिए बच्चों, प्रसाद युग के नाटक को हम लोग देख लेते हैं। प्रसाद युग के कुछ नाटक हैं। ये देखिए बच्चों, जयशंकर प्रसाद, सज्जन जयशंकर प्रसाद, जो शंकर भगवान का जय जयकार करेगा कैसा रहेगा, सज्जन व्यक्ति होगा, उसके कोई शत्रु नहीं रहेंगे, अजात शत्रु होगा। विशाख होगा, विशाख अर्थात विशाल जोड़ लीजिए, विशाल होगा, अजात शत्रु होगा अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होगा। कौन, जो जयशंकर बोलेगा। ध्यान बोलिए, त्रिक जोड़िए बच्चों, अब लिंक जोड़ लीजिए। कौन जयशंकर बोलेगा, सज्जन व्यक्ति तो बोलेगा। और जब सज्जन व्यक्ति जयशंकर बोलने लगेगा तो सज्जन व्यक्ति का कोई शत्रु होता है, तो सज्जन व्यक्ति कहता अजात शत्रु होता है। और विशाल अर्थात विशाख है, जयशंकर की महिमा कैसा, विशाल है, विशाख है, ऐसे लिंक करके। अब हरि कृष्ण प्रेमी बच्चों, रक्षाबंधन, और यहाँ पर प्रेमी छिपा हुआ, रक्षाबंधन में भी प्रेम होता है भाई बहनों का। पाताल विजय, प्रतिशोध, इस प्रकार से। अब आइए बच्चों, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देखिए, आपके प्रेमचंद जी, करबला संग्राम, पांडे चंद शर्मा, महात्मा ईसा, चुंबन, डिक्टेटर, राम वृक्ष बेनीपुरी, अम्बपाली, सुदर्शन, अंजना, विश्वम्भर नाथ शर्मा, कौशिक, हिंदू विधवा नाटक, उदय शंकर भट्ट, कमला, रामनरेश त्रिपाठी, सुभद्रा, और मैथिली शरण गुप्त, तिलोत्तमा, और लक्ष्मी नारायण मिश्र बच्चों, अशोक, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, और विष्णु प्रभाकर बच्चों युग युग लिखे हुए हैं। अब आइए बच्चों, हम आपको लेके चलते हैं प्रसादोत्तर युग के प्रमुख नाटक की ओर। तो आइए बच्चों, इसको भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फटाफट समझ लेते हैं। उदय शंकर भट्ट ने क्या लिखा, राधा, अश्वत्थामा, असुर, सुंदरी, मुक्तिपथ। उदय शंकर भट्ट क्या कहते हैं कि राधा को अश्वत्थामा और असुर कि क्या है, सुंदरी बताते हैं कि राधा क्या है, अश्वत्थामा, असुर और मुक्तिपथ से भी अधिक सुंदरी हैं। कैसी हैं, सुंदरी हैं। कौन, उदय शंकर भट्ट कहते हैं कि राधा जो है बहुत अधिक सुंदरी हैं, पथ से बहुत मुक्त हैं, आराम से एकदम फ्री हैं, भगवान श्री कृष्ण को का ध्यान ही किए रहती हैं और किसी रास्ते से एकदम मुक्ति पथ हैं। असुरों और अश्वत्थामा भी राधा को सुंदरी कहते हैं। अब देखिए बच्चों, पांडे बेचन शर्मा उग्र, गंगा का बेटा भी लिखे हैं इन्होंने नाटक। हरि कृष्ण प्रेमी, आहुति, प्रकाश स्तंभ, अमृत पुत्री, ये हरि कृष्ण प्रेमी ने लिखा है। क्या, अमृत पुत्री लिखा है हरि कृष्ण ने। आहुति, प्रकाश स्तंभ, वृंदावन लाल वर्मा, कश्मीर का कांटा और झांसी की रानी लिखा है। गोविंद वल्लभ पंत ने ययाति लिखा और सेठ गोविंद दास ने बच्चों कर्ण लिखा। ये सब नाटक है बच्चों। अब आइए समकालीन नाटक की ओर चलते हैं। क्या, समकालीन नाटक को देख लेते हैं। समकालीन में मोहन राकेश है बच्चों, इन्होंने आधे अधूरे शायद आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा है। भीष्म साहनी बहुत इंपॉर्टेंट, हानुस, माधवी, और बच्चों ये आलमगीर, रंग दे बसंती चोला और जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क पहला राजा लिखा है। दशरथ नंदन को भी लिखा है इन्होंने, कोणार्क पहला राजा और दशरथ नंदन, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। कोणार्क के पहला राजा कौन है, कोणार्क का पहला राजा कौन है, दशरथ नंदन है, जगदीश चंद्र माथुर कहते हैं ऐसा। लक्ष्मी नारायण लाल, दर्पण, सूर्यमुख, गुरु, कजरी, वन और गंगा की माटी। लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण का जो लाल होगा उसका दर्पण अर्थात दर्पण में उसका जो मुख है सूर्य के समान दिखाई देगा। कौन, जो लक्ष्मी नारायण के लाल होंगे। और उनके गुरु कैसे होंगे, कजरी वन के समान होंगे, गंगा की माटी के समान होंगे, गंगा के पास में माटी के समान पवित्र होंगे। किसके, जो सूर्य मुख होगा, जो लक्ष्मी का लाल, लक्ष्मी नारायण का लाल होगा। लिंक करके जोड़िए बच्चों, याद करने का प्रयास कीजिए। अब आइए बच्चों, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एकांकी के साथ। किसके साथ, एकांकी के साथ। तो हमें पूरा विश्वास है बच्चों कि चीजें आपको समझ में आ रही, आप देख भी रहे हैं, सराहना भी कर रहे हैं। बस थोड़ा सा लाइक करिए बच्चों और कमेंट भी करिए और लोगों में शेयर करिए। चलते चलते हमारा छोटा सा यही आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें, अवश्य करें और अपने मित्रों में शेयर करने का प्रयास करें।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों, जिससे आपको मटेरियल जो है, जो कि हम निरंतर दे रहे हैं 9, 10, 11, 12 के जो सिलेबस पाठ्यक्रम है, निरंतर हम आपको डे बाय डे क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों, तो वो निरंतर सबको मिलता रहे और सब इसका लाभ उठा पाए। तो आइए बच्चों, इन वाक्यों के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में शेष भाग एकांकी के साथ। जय हिंद बच्चों।